A car with just a little bit more mehnat could have scored 4 stars from 0 stars. Although its score is now 20.86, say just 22.86, 2 points equals 4 stars. How? 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 I don't know. हेलो, मेरा नाम है अक्षत. आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय डिग्री, बट among many other things, I am also a fellow car enthusiast. And क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी टाइप का ओपिनियन देना completely free है, तो क्यों ना मैं भी अपने ओपिनियंस शेयर करूं. इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, यानी NCAP रेटिंग्स. अब जब मुझे लास्ट ईयर ये गाड़ी खरीदनी थी, ये मेरा फर्स्ट कंटेंडर नहीं थी. माई फर्स्ट कंटेंडर वॉज Citroen C3 बिकॉज आई फाउंड इट टू बी अ वेरी ड्राइवर फ्रेंडली कार, फन टू ड्राइव. But among many other things like lack of features and service centers available नहीं है हर जगह, there was one thing जो कि उसमें बहुत ही questionable थी उस time. That was its safety rating. Safety ratings were important, पर उस time Citroen की safety rating नहीं थी. This year, Global NCAP and Latin NCAP came out with the safety ratings of Citroen C3 which were 0 stars. What the fuck? And that got me intrigued. I was hurt. So I took a deep dive into the methodology of how NCAP ratings work. पहले मैंने इस वीडियो को नहीं बनाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी. बट धीरे धीरे मैंने सब रेडिट पे देखना शुरू किया, जैसे कार्स इंडिया पर, कि सेफ्टी रेटिंग्स वाज एक्चुअली अ बिग डील. और फिर रिसेंटली मेरा भाई मेरे सामने ये क्वेश्चन लेकर आया, What is NCAP? So now let's take a deep dive into what actually is NCAP. तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं यूनाइटेड नेशंस की गोल्स को लेकर. यूनाइटेड नेशंस ने गोल्स रखे थे मोटरवेज, पेडेस्ट्रियंस, ड्राइवर्स को लेकर कि एक समय आएगा जब सड़क पे ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और किसी की जान सड़क पे नहीं जाएगी. इन्हीं गोल्स को अपना मिशन लेकर NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नाम की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी गई थी. अमंग्स मैनी अदर थिंग्स इसका एक प्राइमरीली गोल ये है कि अलग अलग कंट्रीज़ में ये उनका खुद का NCAP क्रिएट करवाए और उनकी सेफ्टी रेटिंग्स को फैसिलिटेट करवाए. तो इवेंचुअली धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी अपने अपने NCAPs आए, जैसे एशियन NCAP, ऑस्ट्रेलियन NCAP, लैटिन NCAP, यूरो NCAP एंड मैनी अदर्स. एंड अब फाइनली भारत NCAP जाके भी शुरू होने वाला है. ये सारी की सारी कंट्रीज़ अपने आप में बहुत ही डिफरेंट हैं. कुछ कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ कंट्रीज़ अभी भी डेवलपिंग नेशंस में आती हैं, जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स और रोड्स की कंडीशंस अभी तक वैसी नहीं है जैसी यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में हो. तो जायज़ है कि दोनों की अलग अलग टाइप की कंट्रीज़ का जो गोल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, और ये इन सारे के सारे अलग अलग NCAPs के मेथोडोलॉजी पे रिफ्लेक्ट करता है. जैसे कि ग्लोबल NCAP जो कि सारी की सारी कंट्रीज को एक साथ देखता है, उसके रूल्स सबसे ज़्यादा लैक्स हैं. बट उसी तरीके से अगर आप ऑस्ट्रेलियन NCAP को देखो, वहाँ पे ADAS यानी ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स आर अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. जैसे हमने देखा स्कॉर्पियो N के केस में, अगर तुम्हारे पास ADAS नहीं है, दैट इज अ 0 स्टार फॉर श्योर. जबकि ग्लोबल NCAP ने उसको 5 स्टार दिए थे. ठीक है, दिस साउंड्स लाइक अ नोबल कॉज, बट इसे फंडिंग कहाँ से मिलती है? अच्छा सवाल. एक्चुअली ग्लोबल NCAP एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी फंडिंग चैरिटी से आती है और कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आती है. What? जैसे अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है. जिस चीज को आप जज कर रहे हो वही अगर आपका प्रमोटर है, दैट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ बायस. बट एग्जैक्टली कितनी फंडिंग कहाँ की तरफ से आती है और क्या इसमें कोई बायस है या नहीं, ये बताना तो मुश्किल है. बट एक चीज हमें जरूर पता है, ये लोग गाड़ियों को टेस्ट करते कैसे? तो इतनी सारी रिसर्च करके हमने एग्जैक्टली जाना क्या, किसी भी गाड़ी को सेफ बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि एक साथ काम करते हैं. जैसे कि उसकी चैसी, उसमें अलग अलग लिंकेजेस, कैसे अलग अलग चैसी के कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई और रीइंफोर्समेंट्स जो अलग से लगा रखी हैं, रम्पल जोन्स, इवन बॉडी का मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इतने सारे डिफरेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो इनको टेस्ट कैसे करा जाए? NCAP का तरीका है कि इसको रियल वर्ल्ड सिनारियो की तरह टेस्ट करा जाए, बट लैब में सिमुलेट करके. मतलब एक फिक्स्ड स्पीड पे फिक्स्ड एंगल के साथ गाड़ी को क्रैश करके देखा जाता है कि कैसे उसके अंदर बैठे हुए डमीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो हैं फ्रंटल क्रैश टेस्ट,
जिसमें गाड़ी को दौड़ा के एक पिलर से टकराया जाता है। उसके अंदर के जो डमीज़ हैं उनको सीट बेल्ट से बांधा जाता है। उन पे जो अलग अलग सेंसर हैं वो अलग अलग रीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि हमारे रिसर्चर्स रीड करके पता लगा सकते हैं कि अलग अलग बॉडी के रीजन्स पे, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे कितना फोर्स पड़ता है। इसी तरीके से दूसरा टेस्ट है साइड इम्पैक्ट टेस्ट। पेडेस्ट्रियन टेस्ट्स भी हैं और भी ऐसे छोटे मोटे और टेस्ट हैं, बट मोटा मोटा हर एक गाड़ी के लिए फ्रंटल क्रैश टेस्ट, और अगर फ्रंटल क्रैश टेस्ट सही हुआ है तो एक साइड क्रैश टेस्ट, ये अनिवार्य है। पर एज अ कंज्यूमर हमें फ़र्क पड़ता है कि किसी भी गाड़ी को कितने स्टार्स मिले हैं। जैसे टाटा की गाड़ियों को हम यूजुअली देखते हैं 5 स्टार्स मिलते हैं, मारुति की गाड़ियों को हम इसलिए धता बता देते हैं क्योंकि उनको 3 स्टार्स या मैक्सिमम 4 स्टार्स मिलते हैं। सिट्रोएन, जो मेरी एक पसंदीदा कार है जिसका हम आगे एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उसको 0 स्टार्स मिले हैं। दिस इज़ अ रीज़न कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं ये स्टार्स अवार्ड कैसे करे जाते हैं। एनकैप फ्रंटल क्रैश टेस्ट को टोटल ऑफ 16 पॉइंट्स देती है। साइड इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट को भी 16 पॉइंट्स मिलते हैं और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स के लिए मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स रखे जाते हैं, 0.5 फॉर ईच ऑफ द पैसेंजर्स। फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 16 पॉइंट्स कहाँ से आए? अब गाड़ी के अंदर जो डमी बैठा है उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, हेड और नेक, चेस्ट और लिम्स। इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 रीजन्स हैं। 4 × 4 = 16। हर एक रीजन में मान लीजिए हेड और नेक, उसमें जो सबसे कम पॉइंट्स जिस रीजन को मिलेंगे, प्लस सेंसर के बेस पे बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने अपनी टेबल्स में दे रखे हैं, वो पैरामीटर जो सबसे कम स्कोर करेगा उसको फाइनल टैली में कैलकुलेट करा जाएगा। तो मान लो हेड और नेक में से हेड वाले पोर्शन को एक पैरामीटर में सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले, जबकि नेक को मिले 4 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करे जाएंगे। इसी तरीके से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स का क्यूमुलेटिव टोटल 16 पॉइंट्स मैक्सिमम बन जाएगा। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है? सुनने में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, बट एक कैवियाट जो उन्होंने खुद ने माना है स्टैंडर्डाइज करने के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारी इंजरीज को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, उनको एक ही तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ तो मुझे पता है कुछ इंजरीज बाकी इंजरीज से ज़्यादा सिवियर होती हैं। अगर आपको ब्रेन में चोट लगेगी कंपेयर टू योर फेस, तो ब्रेन वाली इंजरीज मच मोर सिवियर, क्योंकि उससे तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। बट स्टैंडर्डाइज करने के चक्कर में इनको इक्वल माना गया है। इस कैवियाट को करते हैं साइड में। बात करते हैं कि इन पॉइंट से स्टार्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स के लिए कितने स्टार्स प्रोवाइडेड हैं। 0 से 2 के लिए 0 स्टार्स हैं, 14 से 16 के लिए 5 स्टार्स हैं। पर 5 स्टार्स के लिए और भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी को इन एक्टिव सेफ्टी मेजर्स। एक्टिव सेफ्टी मेजर्स के बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ी सी। इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मॉडिफायर्स। अलग अलग पैरामीटर्स में एनकैप वाले अलग अलग मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। कहते हैं कि इससे हम इन टेस्ट्स को और जनरलाइज कर सकते हैं। वेरी वेल, बट कुछ मॉडिफायर्स हैं जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा खफा हूँ। पहला मॉडिफायर है रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटल क्रैश टेस्ट एंड साइड इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट। अगर उनमें मोर देन 35% का डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाता है। दूसरा है कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट या रीजन बहुत ही कम स्कोर करता है, विच इज वाइटल इन द सेंस कि इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो पूरा का पूरा स्कोर, चाहे गाड़ी को कितने भी स्टार्स मिल रहे हो, वो कैप होके या तो 0 या 1 स्टार तक लिमिट हो जाएंगे। इसमें कंसेप्चुअल सेंस है, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि these tests are not reproducible। जैसे Citroen C3 का जो टेस्ट करा गया था उसमें लैटिन एनकैप की जो रीडिंग्स थी और जो ग्लोबल एनकैप की रीडिंग्स हैं उनमें माइल्ड डिफरेंस है, और वो डिफरेंस स्टार्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। इसके लिए मैंने चूज करे हैं 2 गाड़ियां। पहली है स्कॉर्पियो N, जो कि एक 5 स्टार गाड़ी है ग्लोबल एनकैप में। ये मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि समहाउ ये ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 0 स्टार्स लेकर आई है। दूसरी गाड़ी जो मैंने चूज करी है वो है Citroen की C3, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा निंदा करी जाती है, इंक्लूडिंग इट्स सेफ्टी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि गाड़ी के जो एडल्ट रेटिंग है वो है 20.86। इसके हिसाब से इसको 3 स्टार होना चाहिए था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 3 स्टार्स 0 स्टार्स में कन्वर्ट कैसे हुए। पर उससे पहले हम देखते हैं ये सारे के सारे फीचर्स जो कि हर एक PDF में, जो कि क्रैश टेस्ट की होती है, उसमें सबसे पहले लिखी जाती है, और समझना चाहते हैं कि ये क्यों चूज करे गए हैं लिखने के लिए। सबसे पहली चीज है फ्रंटल एयरबैग्स। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, सबसे ज्यादा जरूरत फ्रंटल एयरबैग्स की है, ये जान बचाते हैं।
तो दोनों गाड़ियों में 2 फ्रंटल एयरबैग्स अवेलेबल हैं। प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर, ये दोनों के दोनों सीट बेल्ट के फीचर्स होते हैं जो कि पेडेस्ट्रियन को क्रैश के टाइम पर अपनी सीट से चिपका के रखते हैं। तो प्री टेंशनर और लोड लिमिटर दोनों के दोनों स्कॉर्पियो एन में हैं, बट सिट्रोएन C3 में प्री टेंशनर नहीं है। इसका मतलब किसी भी क्रैश में चेस्ट जितना आगे मूव करेगी वो सिट्रोएन C3 में स्कॉर्पियो एन के मुकाबले ज्यादा होगा। उसके बाद आता है ऑप्शनल एयरबैग्स, जो बाकी हम देखते हैं 6 एयरबैग्स, इवन उससे भी ज्यादा एयरबैग्स कुछ गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, बट नॉमिनल आजकल के मिड रेंजर और एंट्री लेवल कार्स में भी हमें 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, जबकि सिट्रोएन C3 में ये ऑप्शनल भी नहीं है। SBRS सीट बेल्ट रिमाइंडर दोनों गाड़ियों में है। ESC स्कॉर्पियो एन में ऑप्शनल है और सिट्रोएन C3 में नहीं है। ESC एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में गिना जाता है, जो कि गाड़ी को सड़क पे हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी में मदद करता है। बाकी आता है पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, जो कि आजकल हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं गाड़ियों में, बिकॉज सिर्फ गाड़ियों से क्रैश नहीं होता, गाड़ियों का पेडेस्ट्रियन से भी होता है, और पेडेस्ट्रियंस के पास लिटरली कोई सेफ्टी नहीं होती। सो वी वांट कि गाड़ियों में पेडेस्ट्रियंस को बचाने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल हों। फिर आता है ADAS वाली चीजें, दोनों गाड़ियों में ADAS वाली चीजें नहीं है। अब स्कॉर्पियो एन इतने अच्छे फीचर्स के साथ है, ऑफ कोर्स कुछ गाड़ियों में इससे भी ज्यादा है, जैसे टाटा की कुछ गाड़ियों में इससे भी ज्यादा है, बट स्कॉर्पियो एन इतने अच्छे फीचर्स के साथ भी ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 0 स्टार लेकर आई है। वो है सिर्फ इस चीज की वजह से क्योंकि उसमें ADAS वाली चीजें नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलियन एनकैप जो कि अपने इंसानों को, अपने सिटीजन्स को ज्यादा अहमियत देती है, वो अपने सिटीजन्स को बचाना चाहती है, वो इंडिया की तरह या फिर इंडिया की तरह नहीं है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो अपने ज्यादा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लेकर आ रही है क्योंकि वो कंट्री इतना अफोर्ड कर सकती है। तो वहां पे ADAS अब ऑस्ट्रेलियन एनकैप में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट सफाइस नहीं होती तो डायरेक्ट 0 स्टार, चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी हो। ये मॉडिफायर सुनने में चाहे थोड़ा वियर्ड लगे, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो सारी की सारी गाड़ियां हैं ईयर ऑन ईयर सेफ्टी वाइज बेटर होती रहें। यही एनकैप का फंक्शन है। बट पॉइंट ये है कि हर एक फीचर की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है तो उसको ESC की ऑफ कोर्स जरूरत है, वो उसकी जान बचाएगा। एयरबैग्स की डेफिनेटली जरूरत है, वो उसकी जान बचाएगा। बट पेडेस्ट्रियन सेफ्टी से ड्राइवर की जान नहीं बचेगी। ADAS वाली चीजों से ड्राइवर की जान बचेगी, बट इट इज एक्सपेंसिव और धीरे धीरे आगे जाके आएगा। प्लस ADAS जैसी चीजें और इवन बाकी भी सेफ्टी वाली जो चीजें हैं, इट क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई बहुत ही धांसू गाड़ी में, जैसे हमारी फॉर्च्यूनर है, सफारी है, नेक्सॉन भी है, ये इतनी ज्यादा सेफ गाड़ियां हैं कि कुछ ड्राइवर्स इनको ज्यादा रैश तरीके से चलाते हैं। इससे ADAS वाली चीज, हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि ADAS हर एक को बचा लेगा। दिस इज जस्ट अ सेफ्टी मेजर जो कि काम कर सकता है तुम्हारी इंजरीज को कम करने के लिए। बट अगर लोग एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ चलाएंगे विद दिस स्टफ, इट वोंट मैटर मच। मैं इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा हूँ। ESC ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, सिट्रोएन में नहीं है। पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, सिट्रोएन में नहीं है। इट्स फाइन, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ड्राइवर को कितना बचाएगी कोई गाड़ी। बाकी सारी की सारी चीजें, एयरबैग सिट्रोएन में एक्स्ट्रा नहीं है, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल चीज फैक्टर जिसकी वजह से इसको कम पॉइंट्स मिले हैं, बिकॉज दिस थिंग डिटरमाइंस कि जो अंदर डमी बैठा है उसको कितनी चोट पहुंचती है। तो अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों को उनके स्कोर्स मिले कितने कितने हैं, कैसे कैसे मिले हैं। अब अगर तुम देखोगे कि स्कॉर्पियो एन के नीचे यह ड्राइवर का पुतला, यह है पैसेंजर का पुतला, जो कि अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। यह है हेड एंड नेक, यह है टॉर्सो, यह है हिप एंड फीमर, यह है लेग एंड। हर एक का अलग अलग कलर है जिसकी अलग अलग कोडिंग है। गुड, एडिक्वेट, मार्जिनल, वीक, पुअर, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अलग अलग कलर्स अलग अलग पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रीन रिप्रेजेंट करता है 4, तो इसको मिले हैं हेड एंड नेक के लिए 4 पॉइंट्स। इसको टॉर्सो, क्योंकि ये ऑरेंज और मार्जिनल है, इसको मिले हैं 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स। ग्रीन फॉर हिप एंड फीमर, अगेन 4। अब क्योंकि इन सारे के सारे लेग और फुट में ये एक ऑरेंज है, इसका मतलब है दिस इज द पार्ट दैट वुड डिटरमाइन द स्कोर बिकॉज इट इज द लोएस्ट। तो टोटल बैठता है 4 + 2 + 4 + 2 इक्वल्स 12 पॉइंट समथिंग, विच इज 12.3। हमारा यानी जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो मोर और लेस सही है। अब आते हैं सिट्रोएन C3 की तरफ। सिट्रोएन C3 अगर आप देखोगे 4 मिला है फॉर हेड एंड नेक, 2 मिला है फॉर हिप एंड फीमर और 1 मिला है बिकॉज इसका जो फुट है दैट इज वीक। और बात सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट की। चेस्ट में इसको मिला है रेड, विच इज पुअर, विच इज अ 0 स्कोर। दिस इज द थिंग जिसकी वजह से एनकैप वुड जस्ट कैप योर स्टार्स
to 1। इसके साथ मेरे बस एक प्रॉब्लम है कि लैटिन एनकैप ने सेम गाड़ी को टेस्ट किया था पिछले साल और उसमें इसको इतना कम स्कोर नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी इससे ज्यादा स्कोर ला सकती है। इसका मतलब ये है अलग अलग एनकैप में करे गए टेस्ट्स एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, which means these tests are not 100% reproducible, which is kind of expected. There are still, even in lab scenario, there are still variables which you cannot explain. Okay, all right. 1 star for Citroen C3. But अब आता है साइड इम्पैक्ट टेस्ट में। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में स्कॉर्पियो को मिले हैं 16, विच इज परफेक्ट। 16 on 16, वेरी नाइस। सिट्रोन C3 को मिले हैं 13.546, विच इज वेरी नाइस unless you see कि this score is more than 35% of the frontal test. इसका मतलब है NCAP got a reason to deduct 1 more star. So now, because this car has scored such a good score, they're now giving it a 0 star. Now, this particular modifier makes no sense to me because ये कहना चाहते हैं कि अगर ये स्कोर कम होता, गाड़ी साइड इम्पैक्ट में इतनी अच्छी ना होती, तो हम इसको ज्यादा स्टार देते। It is absurd. It is absurd. It's completely absurd. But this is the reason the Citroen C3 has got 0 stars. One more thing. SBR. SBR is seat belt reminder, as we have seen before. सीट बेल्ट रिमाइंडर के मैक्सिमम स्कोर होते हैं 2, स्कॉर्पियो को मिले हैं 2। Citroen also has seat belt reminders, but it has got a score of 0 because of this particular thing. If a car scores poorly in any one of those regions, direct 0 star. 2 पॉइंट गए, चलो छोड़ो, गए सारे पॉइंट्स गए। बट लेट्स से अगर इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज होती जिससे इसका चेस्ट का प्रोटेक्शन और बढ़ जाता, मैं मानता हूँ कि ये प्री टेंशनर की वजह से है। अगर इस गाड़ी में प्री टेंशनर्स होते तो हो सकता था कि इसका चेस्ट का स्कोर बेटर होता। अब दिस इज विशफुल थिंकिंग, कंसिडरिंग कि मुझे नहीं पता है एक्चुअली टेस्ट में हुआ क्या है। एक ड्राइवर जिसके सामने स्टीयरिंग व्हील है, सेम सीट बेल्ट पहन रखी है, he is actually more prone to injury than a passenger. सीट बेल्ट से टकराएगा, ज्यादा चोट लगेगी छाती पे। यहाँ रिवर्स हो रहा है। So I don't know what is happening, but I guess अगर प्री टेंशनर होता तो उसका चेस्ट का स्कोर इम्प्रूव होता। अगर इसके पास 6 एयर बैग्स होते rather than 2, जो कि एक्चुअली Citroen अगले वाले वर्जन में लाने वाला है, दिस इज सेकंड हाफ ऑफ 2024, तो इसके स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट ना होता। इट वुड जस्ट हैव बीन अ बेटर थिंग टू हैव। नाउ अगर गाड़ी इंप्रूव करे अपने प्री टेंशनर को या फिर पता नहीं कौन सी छोटी मोटी चीजों को, या फिर शायद अगर वो गाड़ी वापस अपने टेस्ट करवाए, हो सकता है कि इसका चेस्ट का स्कोर इंप्रूव हो जाए, इवन रेड से ब्राउन हो जाए। इवन देन इट वुड हैव गॉट द SBR पॉइंट्स व्हिच इज +2। 35% वाला क्लॉज मैं तो चाहता हूँ हो ही ना, बट अगर वो भी हट जाता तो वो होता +1, और इसकी वजह से कैप जो है वो कैप हट जाता तो नो कैपिंग, तो गाड़ी का टोटल स्कोर होता 22.86, which is now equivalent to 4 stars. Considering इसके पास थोड़े बहुत pedestrian safety features भी होते, but that is not the point of our contention. A car with just a little bit more मेहनत could have scored 4 stars from 0 stars. Although its score is now 20.86, say just 22.86, 2 points equals 4 stars. तो दिव्यांश, क्या सीखा तूने? इतनी सारी डिस्कशन कर ली हमने। So I basically learned that even though किसी भी गाड़ी को या तो 5 stars मिले हो या 0 stars मिले हो, you don't need to rely on that always. You have to look at the data. You have to look at कैसे कैसे tests किए लैब में to figure out what the stars actually mean. क्योंकि stars, what they do most of the time is be used as a marketing tool. क्योंकि हमारी गाड़ी 5 stars की है, 4 stars की है, go and buy that. And if अगर 0 stars की गाड़ी है, bad. That's not always true, जैसे हमने examples में देखा. So we have to look at the data for ourselves and figure out what the ratings actually mean, what they're trying to say. And क्या उसमें कुछ गलती हुई है? जैसे हमने देखा कि अगर Citroen C3 थोड़ी सी better होती, उसको 4 stars मिले होते, which is a lot better. And even before that, we have to become 5-star drivers ourselves. क्योंकि even if you have a 0-star car, if you never crash, these ratings don't mean anything because you never crash. That's something that you need to improve upon. I completely agree with you. Yeah. One needs to become a 5-star driver first, but that cannot always be true because
The roads are filled with idiots and you need to manage them along with yourself. Also, one more thing. Our roads, the whole city infrastructure, the planning, it's not very great. It has a lot of potential to become better so that the design itself reduces the number of accidents for the drivers, for the people in the car, as well as for the pedestrians. But yeah, these safety ratings are important because as we have seen, since the consumers have started to see more and more towards these safety ratings, the manufacturers have started making safer and safer cars for India. So now we see a lot more of these 5-star safety cars rather than the teen ka dibbas that the Indian consumers used to get before. But as a consumer, one needs to see the depth of the information. Then you need to go beyond the stars. You need to go into the depth to understand what the safety ratings actually mean. So there's a discrepancy there.